जी बेटा, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? पेपर सॉल्व कर रहे हैं हम लोग फिज़िक्स 9702 पेपर 22 अक्टूबर नवंबर 2020। ठीक है, वेरिएंट 22 आपका अपना वेरिएंट। पेपर सॉल्व कर रहे हैं प्लीज़। अच्छा जी, सो स्टार्ट करते हैं। एक मिनट। जी, क्वेश्चन नंबर 1 प्लीज़। Complete the table 1.1 by putting a tick in the appropriate column to indicate whether the listed quantities are scalar or vectors। आपने बताना है स्केलर है कि वेक्टर है। एक्सेलरेशन, सबको पता है एक्सेलरेशन क्या होता है। एक्सेलरेशन इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ये फोर्स की डायरेक्शन में होता है, तो ये वेक्टर है। डेंसिटी सबको पता है, मैस और वॉल्यूम, मैस भी स्केलर, वॉल्यूम भी स्केलर, तो ये स्केलर है। टेम्परेचर, इट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी। मोमेंटम इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। इसमें कोई मसला नहीं है। ठीक है जी, नेक्स्ट बेटा। A toy train moves along a straight section of track of figure 1.1 shows the variation with time t of the distance d moved by the train। ये distance time graph given है आपको। Describe the motion, describe qualitatively, qualitatively mean conceptually बताना है आपने। क्या करना है? The motion of the train between t0 to 1 second, 0 से लेके 1 सेकेंड तक, ये 1 सेकेंड यहाँ तक है। आपको पता है कि ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ है ना, इसकी जो स्लोप है, स्लोप वो किसके इक्वल है? स्पीड के इक्वल है, स्पीड के इक्वल है। तो आपने स्लोप को एक्सप्लेन करना है। तो आप देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक ग्रेडियंट पॉजिटिव डिक्रीजिंग, तो ग्रेडियंट इसका कम होता जा रहा है। यहाँ पे स्टीप ज़्यादा है, यहाँ पे स्टीपनेस कम है और यहाँ पे और कम है। तो क्या हो गया? ग्रेडियंट इज डिक्रीजिंग, देयरफॉर स्पीड इज डिक्रीजिंग। तो स्पीड इज डिक्रीजिंग, स्पीड इज डिक्रीजिंग, ये आपने एक्सप्लेन कर दिया। तो स्पीड कम हो रही है। ठीक है जी, ग्रेडियंट स्पीड के इक्वल है तो स्पीड कम हो रही है। नेक्स्ट देखते हैं बेटा। नेक्स्ट क्या कहता है? डिटरमिन द स्पीड ऑफ द ट्रेन एट 2 सेकेंड्स। 2 सेकेंड्स पे स्पीड चाहिए, 2 सेकेंड्स पे स्पीड चाहिए। तो 2 सेकेंड्स के ऊपर क्या करना पड़ेगा? ग्रेडियंट निकालना पड़ेगा। 2 सेकेंड ये, 2 सेकेंड पे इसकी स्पीड कितनी है? तो आपको यहाँ पे क्या पता है? स्पीड इज इक्वल टू ग्रेडियंट, स्पीड इज इक्वल टू ग्रेडियंट। ग्रेडियंट किसके इक्वल होता है? राइज ओवर रन। यहाँ पे ग्रेडियंट कांस्टेंट है, स्ट्रेट लाइन है, तो अप्रॉक्सीमेटली कहाँ पे? यहाँ से शुरू कर दो, यहाँ से लाइन स्ट्रेट हो रही है। ये 1.5 है और ये 3 है, और यहाँ पे डिस्टेंस कितना है? 0.2, और यहाँ पे डिस्टेंस कितना है? 0.5, 0.52, 0.54, 0.56। ठीक है, तो 0.56 माइनस 0.2 ये डिस्टेंस है, बेसिकली ये राइज हो गया। ये कितना हो गया? 0.56 माइनस 0.2, 0.36 हो गया ना। और ये रन कितने हैं? 3 माइनस 1.5, ये 1.5 हो गया। तो राइज कितने हैं? 0.36, रन कितने हैं? 1.5, तो ये आ रहा है 0.21, 0.21, लेट मी कंफर्म। 0.36 डिवाइडेड बाय 1.5, 0.24 आ रहा है, सॉरी 0.24 मीटर पर सेकेंड, 0.24 मीटर पर सेकेंड। तो हमने राइज ओवर रन डिस्टेंस टाइम ग्राफ गिवन था, स्पीड निकालनी थी, तो ये यूज़ किया तो आ गया। अच्छा बेटा, नेक्स्ट क्या कहता है? द स्ट्रेट ट्रैक ऑफ द सेक्शन इज पार्ट अ लूप, इज अ पार्ट ऑफ द लूप एज शोन। ये लूप है। द ट्रेन कंप्लीट एग्जैक्टली वन लूप ऑफ द वन लैप ऑफ द लूप। यहाँ से चलती है, घूम के दोबारा ए पर आ जाती है, एक लैप कंप्लीट हो गया। स्टेट एंड एक्सप्लेन द एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी, वेलोसिटी होता है डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम, डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम। तो बॉडी ए से चली और दोबारा ए पर आ गई, तो डिस्प्लेसमेंट हो गया 0 ओवर टी, तो स्पीड 0 हो गई। तो बेटा जब बॉडी घुमा के दोबारा वहीं पर आ जाएगी, तो नेट डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा? 0। स्पीड 0 नहीं है, लेकिन चूंकि डिस्प्लेसमेंट 0 है इसलिए वेलोसिटी 0 है, तो आंसर विल बी 0। एक कंप्लीट साइकिल में डिस्प्लेसमेंट 0 है, इसलिए वेलोसिटी 0 है। नेक्स्ट बेटा, क्वेश्चन नंबर 2 प्लीज।
A cylinder is suspended from the end of the string. एक सिलेंडर है, स्ट्रिंग के एंड से सस्पेंडेड है. The cylinder is stationary in water with the axis of the cylinder is vertical. Axis, ये सिलेंडर का एक्सिस यही समझें, इसी तरह होता है. ये सिलेंडर का एक्सिस जो उसके सरफेस के परपेंडिकुलर होता है, ये एक्सिस होता है, ये परपेंडिकुलर है. ये क्या है? वर्टिकल है. आपको इसका वेट गिवन है, पानी की डेंसिटी गिवन है, इसकी डायमीटर गिवन है, ये लिखा हुआ है. अच्छा, द डेंसिटी भी होगी. द डिफरेंस बिटवीन प्रेशर ऑन द टॉप एंड द बॉटम इज 520. आपको पता है टॉप की डेप्थ ज़्यादा है. जब टॉप की डेप्थ ज़्यादा है तो यहाँ पे प्रेशर ज़्यादा होगा, यहाँ पे प्रेशर ज़्यादा होगा, और यहाँ के प्रेशर कम होगा. प्रेशर कम होगा. टॉप और बॉटम और टॉप प्रेशर डिफरेंस कितना है? 520 पास्कल्स. प्रेशर डिफरेंस 520 पास्कल्स है. कैलकुलेट द हाइट. अच्छा, अब आपको प्रेशर डिफरेंस पता है, मतलब आपको पता है ये हाइट है सपोज H2 और ये हाइट है सपोज H1, और इन दोनों का डिफरेंस H के इक्वल है. ओके, हमें प्रेशर डिफरेंस पता है, हाइट डिफरेंस निकालना है. तो आपको फॉर्मूला पता है ना, प्रेशर का फॉर्मूला होता है रो जी एच, होता है ना, रो जी एच. अब चेंज इन प्रेशर किसके इक्वल होगा? चेंज इन हाइट. चेंज इन हाइट, डिफरेंस इन हाइट्स. तो डेल्टा पी बेसिकली किसके इक्वल है? रो जी इंटू H2 माइनस H1. H2 माइनस H1 यही हाइट बनेगी ना. ये जब H2 में से H1 माइनस कर दोगे तो ये आ जाएगा. तो बेसिकली हाइट ही आ जाएगी. वैल्यूज डाल दें यहाँ पे, आपने यही निकालना है, डिफरेंस इन हाइट. ये H के इक्वल है. आप यही ऐसे लिख सकते हैं, डेल्टा पी इज इक्वल टू रो जी डेल्टा H. सब्सटीट्यूट द वैल्यूज. ये 520 है, पानी की डेंसिटी 1000 है, जी के लिए 9.81 है, इंटू डेल्टा H. बेसिकली डेप्थ ही आ जाएगी आपके पास. सॉल्व कर रहा हूँ मैं. हाँ जी, 520 वर 1000.52 डिवाइड बाई 9.81, तो ये आ गया 0.053. डेल्टा एच आ गया. डेल्टा एच इज इक्वल टू 0.053 मीटर्स. सेंटीमीटर में लिखना चाहें तो 5.3 सेंटीमीटर हाइट आ गई. 5.3 सेंटीमीटर. नेक्स्ट बेटा, इसको इरेज कर दें. आपने कॉपी कर लिया, इरेज कर रहा हूँ मैं इसको. अच्छा भाई, नेक्स्ट प्लीज. हाइट निकाली. शो दैट द अपथ्रस्ट इज 0.39. अपथ्रस्ट एक्टिंग ऑन सिलेंडर. आपको पता है ना, अपथ्रस्ट एक्ट करता है सिलेंडर के ऊपर. जब आप किसी चीज़ को फ्लूइड में इमर्स करते हैं तो टॉप और बॉटम पे प्रेशर सेम नहीं होता. इस प्रेशर डिफरेंस की वजह से अपथ्रस्ट एक्ट करता है. तो अपथ्रस्ट किसके इक्वल होता है? अपथ्रस्ट इज इक्वल टू प्रेशर डिफरेंस इनटू एरिया. एरिया, प्रेशर डिफरेंस तो पता है, एरिया नहीं पता, तो एरिया निकाल लें. आपको ये डायमीटर गिवन है ना, तो एरिया का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर, या पाई आर को लिख सकते हैं ना d/2 का होल स्क्वायर. तो सिंपल एरिया का फॉर्मूला होता है पाई d स्क्वायर ओवर 4. वैल्यू सब्सटीट्यूट करें. पाई की वैल्यू कितनी है? 3.14. डी की वैल्यू कितनी है? 0.031. 0.031 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4. तो ये एरिया आ जाएगा. एरिया का आंसर निकाल रहा हूँ. 3.14 मल्टीप्लाई बाई 0.031 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4. ये एरिया की वैल्यू आ रही है 7.54 इंटू 10 पावर 7.54. प्रेशर डिफरेंस कितना है? 520. ये कितना है? 7.54 इंटू 10 पावर माइनस 4. इससे मल्टीप्लाई कर दें 520 से. 0.392 अपथ्रस्ट आ जाएगा. अपथ्रस्ट 0.39 न्यूटन्स. अपथ्रस्ट, इस पे जो अपथ्रस्ट एक्ट कर रहा है वो 0.39 न्यूटन्स है. अपथ्रस्ट की वैल्यू नोट डाउन कर ले. अच्छा भाई, नेक्स्ट प्लीज. इसको इरेज कर रहा हूँ. शो दैट अपथ्रस्ट 0.39 ये आया था. कैलकुलेट द टेंशन इन द स्ट्रिंग. टेंशन निकालनी है. अब इस पर टेंशन निकालनी है. फोर्सेस कौन कौन सी एक्ट कर रही हैं? ऊपर को टेंशन एक्ट कर रही है,
और एक और चीज़ भी ऊपर और नीचे को वेट एक्ट कर रहा है। वेट कितना है 0.84। टेंशन वेट के इक्वल नहीं है, नहीं एक और चीज़ भी एक्ट कर रही है, क्या अप थ्रस्ट। अभी आपने कैलकुलेट किया अप थ्रस्ट की वैल्यू कितनी है 0.392 न्यूटन्स। तो बेटा जब बॉडी इक्विलिब्रियम में है तो फोर्सेस बैलेंस्ड हैं। टोटल अपवर्ड फोर्स इज इक्वल टू टोटल डाउनवर्ड फोर्स। अपवर्ड कौन सी है, टी प्लस अप थ्रस्ट, टेंशन प्लस अप थ्रस्ट इज इक्वल टू वेट। टेंशन प्लस अप थ्रस्ट कितना है 0.392 इज इक्वल टू वेट कितना है 0.84। तो टेंशन कितनी आ गई बेटा, हाँ जी टेंशन की वैल्यू आ गई 0.45, 0.447 है ना 45 न्यूटन्स। बेटा टेंशन आ गई 0.45 न्यूटन्स टेंशन। अच्छा भाई नेक्स्ट पार्ट, इसको इरेज करते हैं। ये क्या आ गया, ओके हाँ जी टेंशन निकाल ली। उसके बाद कहते हैं द स्ट्रिंग नाउ यूज टू मूव द सिलेंडर, the string is now moved, the string is now used to move the cylinder vertically upward through the water, the variation with time t of the velocity। आपको गिवन है, ये था ना सिलेंडर, ये सिलेंडर था, यहाँ पे वाटर सरफेस थी, यहाँ पे रोप थी। अब आप रोप से इसको पुल कर रहे हैं, ऊपर मूव कर रहे हैं और इसका वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिवन है। द स्ट्रिंग इज नाउ यूज्ड टू मूव द सिलेंडर वर्टिकली अपवर्ड थ्रू वाटर, the variation with time t of the velocity is shown। use figure 2.2 to determine the acceleration at 2 seconds। acceleration निकालना है, velocity टाइम ग्राफ गिवन है, acceleration निकालना है। तो velocity टाइम ग्राफ की जो स्लोप होती है वो acceleration के इक्वल होती है। स्लोप इज इक्वल टू acceleration। स्लोप कैसे निकालेंगे 2 सेकेंड पे स्लोप, तो स्ट्रेट लाइन है, स्लोप तो कांस्टेंट है। ये हो जाएगा राइज ओवर रन। राइज कितना है 10, रन कितना है 2.5। राइज देखो ना 10 सेंटीमीटर और रन कितना है 2.5। ओके और ये सेंटीमीटर में है, 10 ओवर 2.5 4 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, 4 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन आ गया इसका। नेक्स्ट पार्ट बेटा, नेक्स्ट पार्ट क्या कहता है वो, कह रहे द टॉप फेस ऑफ द सिलेंडर इज 0.32 मीटर्स। टॉप फेस, ये सिलेंडर है, से पानी है, ये सिलेंडर सॉरी, ये कितना ऊपर है, टॉप फेस इज एट 0.32 मीटर है। यूज फिगर 2.2 टू डिटरमिन द डेप्थ ऑफ द टॉप सरफेस ऑफ वाटर एट टाइम 4 सेकेंड पे। इसके ये ऊपर जा रहा है ना, अब ये आपको पता है रुका हुआ नहीं है, इट इज मूविंग अपवर्ड्स, ये ऊपर मूव कर रहा है, ऊपर मूव कर रहा है तो फाइनली फॉर एग्जांपल यहाँ तक पहुँचता है। तो अब आपने ये डेप्थ बतानी है, ये कैसे आएगी 0.3 में से ये जो डिस्टेंस इसने ऊपर मूव किया ये माइनस कर देंगे। आप चेक करो कि ऊपर कितना गया है, इस पोजीशन से यहाँ तक आने में, ऊपर तक आने में कितना डिस्टेंस मूव किया है, तो वो वेलोसिटी टाइम ग्राफ से एरिया से आ जाएगा। हम चेक कर लेते हैं डिस्टेंस मूव बाय द सिलेंडर इन अपवर्ड डायरेक्शन, इतना नीचे था अब कितना ऊपर मूव करता है, तो वो ग्राफ से चेक करते हैं। एरिया अंडर द कर्व, वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिवन है, इसका एरिया आपको पता है डिस्टेंस मूव के इक्वल है। एरिया ऑफ ट्राइंगल हाफ इंटू बेस इंटू ऑल्टीट्यूड, हाफ बेस हाइट, हाफ बेस कितनी है 4, हाइट कितनी है 10, तो आ जाएगा 20 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर में आ जाएगा। ये 20 सेंटीमीटर ऊपर जा रहा है, ये 20 सेंटीमीटर 0.2 मीटर्स, ये यहाँ से यहाँ तक कितना ऊपर जा रहा है 0.2 मीटर्स ऊपर जा रहा है। पहले कितना नीचे था 0.2 मीटर नीचे था, 0.2 मीटर ऊपर चला गया, तो माइनस कर दोगे तो ये आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा 0.32 माइनस 0.20, 0.12 मीटर्स। अब ये फाइनली यहाँ पे पहुँच गया है। ये जो हाइट है ना, हाइट ये कितनी रहेगी 12 सेंटीमीटर या 0.12 मीटर्स हाइट रह गई। ठीक है, अच्छा भाई नेक्स्ट आगे हो क्या हुआ, the cylinder is released from 4 seconds, the cylinder falls from rest vertically down
through the water, assume the upthrust on the cylinder remains constant, state the name of the force that acts on the cylinder when it is moving and doesn't act on the cylinder when it is stationary. कौन सी फोर्स है जो मूव करते हुए एक्ट करती होती है? ड्रैग फोर्स होती है, फ्लूइड फ्रिक्शन होती है, वाटर फ्रिक्शन होती है, तो उससे वाटर फ्रिक्शन एक्ट करेगी. स्टेट एंड एक्सप्लेन द वेरिएशन इफ एनी ऑफ द एक्सेलरेशन ऑफ द सिलेंडर एज इट फॉल्स डाउन. तो जब कोई चीज़ पानी में नीचे गिरती है, आपको पता है ये सिलेंडर है, ये पानी में नीचे गिर रहा है, यहाँ पे रुका हुआ था, ये भी नीचे गिरेगा तो क्या होगा? ओके, वेट कितना एक्ट कर रहा है? 0.84 न्यूटन्स. अपथ्रस्ट कितना एक्ट कर रहा था? अपथ्रस्ट था 0.39 न्यूटन्स. फोर्सेस अनबैलेंस हैं, ये है वेट, ये है अपथ्रस्ट, ये नीचे को एक्सलरेट करेगा, लेकिन जैसे ये मूव करेगा तो एक और फोर्स भी एक्ट करेगी इन अपवर्ड डायरेक्शन. उस फोर्स का नाम क्या है? उस फोर्स का नाम है ड्रैग फोर्स एक्ट करेगी. और स्पीड के बढ़ने से ड्रैग फोर्स बढ़ती जाएगी, तो क्या होता जाएगा? फॉरवर्ड फोर्स उतनी है, बैकवर्ड फोर्सेस बढ़ती जाएंगी. आपको पता है ना, फॉरवर्ड माइनस बैकवर्ड इज इक्वल टू ma होता है ना. तो ये फोर्स क्या होती जा रही है? इट विल गोइंग टू इंक्रीज. ये बढ़ती जाएगी तो रिजल्टेंट फोर्स क्या होती जाएगी? कम होती जाएगी. और एक्सेलरेशन क्या होता जाएगा? कम होता जाएगा. आपको पता है ना कि ग्राफ कैसा बनता है? वेलोसिटी टाइम ग्राफ. जब किसी चीज़ को फ्लूइड में इमर्स करते हैं, पहले स्पीड बढ़ती है, बाद में टर्मिनल स्पीड अचीव कर लेता है, फोर्सेस बैलेंस हो जाती है. तो जैसे ये पानी में नीचे गिरेगा, वेट तो कांस्टेंट रहेगा, लेकिन अपथ्रस्ट बढ़ता जाएगा. अपथ्रस्ट तो कांस्टेंट रहेगा, ड्रैग फोर्स बढ़ती जाएगी. जब ड्रैग फोर्स बढ़ती जाएगी तो रिजल्टेंट फोर्स कम होती जाएगी और एक्सेलरेशन कम होता जाएगा. ठीक है बेटा? हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 3. क्वेश्चन नंबर 3 देखिए जी. A spring is fixed at one end and is compressed by applying a force on the other end. एक स्प्रिंग के ऊपर फोर्स लग रही है, कंप्रेशनल फोर्स लग रही है. ओके, ये the variation of the force F acting on a spring with its compression x is shown. फोर्स और ये ग्राफ के बना है. A compression of this much is produced when force F1x. The spring has spring constant 800 Newton per meter. Determine F1. तो स्प्रिंग कांस्टेंट गिवन है आपको, ग्रेडियंट स्प्रिंग कांस्टेंट के इक्वल होता है. तो F इज इक्वल टू के ई. तो F1 इज इक्वल टू के की वैल्यू कितनी है? 800. ये कितनी है? 0.045. मल्टीप्लाई कर देंगे. $36 न्यूटन्स. फोर्स कितनी लग रही है? 36 न्यूटन्स. अच्छा भी नेक्स्ट. यूज फिगर 3.1 टू शो for the compression of 0.05 the elastic potential energy is this much. elastic potential energy आपको पता है ये एरिया, ये एरिया एनर्जी के इक्वल होता है. तो एनर्जी निकालनी है, इलास्टिक एनर्जी, स्ट्रेन एनर्जी भी कहते हैं, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी भी कहते हैं. किसके इक्वल होती है? एरिया अंडर द कर्व ऑफ एक्सटेंशन एक्सिस वाला एरिया. हाफ फोर्स कितनी है? 36 और बेस कितनी है? हाफ इंटू 36 इंटू 0.045. सॉल्व करते हैं, 18 हो जाएगा. 18 इंटू 0.045. 18 मल्टीप्लाई बाय 0.045. इट गिव्स 0.81 जॉल्स. ये आंसर आएगा, 0.81 जॉल्स. अच्छा जनाब, ये तो आसान पार्ट थे. नेक्स्ट आगे कहता है द टॉय यूजेस द स्प्रिंग is to launch the ball of mass 0.2 kg vertically into the air. एक ये जो कंप्रेस स्प्रिंग है, इतना कंप्रेस है, ये बॉल को ऊपर लॉन्च करने के काम आता है. यहाँ पे बॉल है, उसको ऊपर लॉन्च करने के काम आता है, ऊपर को. द बॉल इज इनिशियली हेल्ड अगेंस्ट वन एंड ऑफ द स्प्रिंग विच हैड कंप्रेस्ड. इतना उसका कंप्रेशन पता है आपको. द स्प्रिंग इज देन रिलीज्ड. द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉल एज इट लीव्स द टॉय इज दिस मच. काइनेटिक एनर्जी इतनी. अच्छा, एनर्जी स्टोर्ड कितनी थी? 0.81. ये एनर्जी स्टोर्ड थी. वो काइनेटिक एनर्जी बन रही है, लेकिन सारी की सारी काइनेटिक नहीं बन रही. काइनेटिक बन रही है 0.72. द टॉय कन्वर्ट्स इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी इनटू काइनेटिक एनर्जी. यूज द इन्फॉर्मेशन टू कैलकुलेट द परसेंटेज एफिशिएंसी. परसेंटेज एफिशिएंसी निकालनी है. तो परसेंटेज एफिशिएंसी क्या होती है? यूजफुल आउटपुट
ओवर इनपुट इंटू 100। यूजफुल आउटपुट क्या है? गेन इन काइनेटिक एनर्जी। यूजफुल आउटपुट क्या है? गेन इन काइनेटिक एनर्जी। ओवर इनपुट क्या है? इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी इंटू 100। यूजफुल आउटपुट जितने काइनेटिक एनर्जी गेन की है 72 डिवाइड बाई 81, 89% ऑलमोस्ट। 89% एफिशिएंसी आ रही है जनाब, 89% एफिशिएंसी आ रही है। ठीक है, अगला पार्ट नेक्स्ट। डिटरमिन द इनिशियल मोमेंटम ऑफ द बॉल एज इट लीव्स। इनिशियल मोमेंटम निकालना है। ये कंप्रेस स्प्रिंग है, इसके ऊपर ये बॉल है। बॉल की यहाँ पे जो काइनेटिक एनर्जी है वो गिवन है आपको। काइनेटिक एनर्जी कितनी है? 0.72 जॉल्स। इसका मैस भी पता है आपको, 0.20 के 020, 0.020 किलोग्राम, 0.020 किलोग्राम। और क्या निकालना है? मोमेंटम। मोमेंटम का फॉर्मूला होता है m इंटू वी। मैस तो है, वेलोसिटी नहीं है। तो काइनेटिक एनर्जी के फॉर्मूले को यूज करके आप वेलोसिटी निकाल सकते हैं। काइनेटिक एनर्जी होती है ना किसके इक्वल? हाफ एम वी स्क्वायर। अब सब वैल्यूज हैं। काइनेटिक एनर्जी कितनी है? 0.72, हाफ, मैस कितना है? 0.020 और वेलोसिटी स्क्वायर, ये वी आ जाएगा। और यहाँ पे वेलोसिटी की वैल्यू डालोगे तो मोमेंटम आ जाएगा। एक अप्रोच। सेकेंड अप्रोच, एक और भी फार्मूला होता है, आप डायरेक्टली भी निकाल सकते हैं। आपको पता है काइनेटिक एनर्जी इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम क्या होती है? पी स्क्वायर ओवर 2m। काइनेटिक एनर्जी होती है पी स्क्वायर ओवर 2m। यहाँ पे डायरेक्टली भी निकाल सकते हैं। तो पी निकालना है आपने, काइनेटिक एनर्जी भी पता है और मैस भी पता है। ये नहीं आता फार्मूला तो ऐसे निकालने, पहले स्पीड निकालें, उसके बाद m इंटू वी, जो भी स्पीड का आंसर आएगा। स्पीड का आंसर आ जाएगा ये 0.01, ये हो जाएगा 72 का स्क्वायर रूट, मेरे ख्याल से 72 का स्क्वायर रूट भी आ जाएगा और उसको मैथ से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, अब निकाल लेना इसका जो भी आंसर है। यार कैलकुलेटर मेरा मूड कर दिल नहीं चाह रहा मूड यूज़ करने को, इसका आंसर निकाल लें आप। अच्छा, उसके बाद कहते हैं नेक्स्ट पार्ट, द बॉल लीव्स द टॉय एट ए एंड मूव्स वर्टिकली थ्रू एयर बी। द पोजिशन ऑफ द बॉल व्हेन इट हैज मैक्सिमम हाइट इज ए। when it has maximum height above point A is illustrated. The ball leaves the toy at A and moves vertically upward through air. The point B is the position. ये हाई मैक्सिमम हाइट यहाँ पे पहुँचता है, यहाँ पे रुक जाएगा। तो यहाँ की आपको पता है काइनेटिक एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाएगी? GPE, और अगर एयर फ्रिक्शन है तो प्लस वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन, प्लस हीट एनर्जी, प्लस इंटरनल एनर्जी, इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। अगर एयर नहीं है तो खाली इस पर कन्वर्ट होगी। द बॉल रीचेज द मैक्सिमम हाइट, द काइनेटिक एनर्जी इतनी थी, काइनेटिक एनर्जी इतनी है। द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीजेज बाय दिस मच। अच्छा, काइनेटिक एनर्जी सारी की सारी काइनेटिक एनर्जी जीपी नहीं बनी। यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी कितनी है? 0.72 जॉल्स। यहाँ पे जीपी कितनी है? 0.60 जॉल्स। इसका मतलब बाकी ये एनर्जी कहाँ गई? ये इंटरनल बन गई होगी, वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन होगा। अच्छा, आगे कहता है क्या है? पहले तो कहता है हाइट निकालें। पोटेंशियल एनर्जी पता है, चेंज इन जीपी का फॉर्मूला क्या होता है? चेंज इन जीपी mgh। ये 0.60 है, मैथ कितना है? 0.020, g 9.81 इंटू हाइट। सॉल्व करेंगे तो बेटा आपके पास आ जाएगा 0.6 divided by 0.02 gives divided by 9.81 gives 3.06। हाइट आ रही है 3.1 मीटर ऑलमोस्ट। हाइट चेक करने कैलकुलेटर पे। अच्छा, आगे कहते हैं डिटरमिन द एवरेज फोर्स ड्यू टू एयर रेजिस्टेंस एक्टिंग ऑन अ बॉल। एवरेज फोर्स ड्यू टू एयर रेजिस्टेंस। ओके, हमें वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन पता है। आपको पता है ना वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन क्या हो रहा है? इसकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो कन्वर्ट हो रही है जीपीई में, प्लस इंटरनल एनर्जी होता है वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन। वर्क डन
अगेंस्ट फ्रिक्शन, इसकी वैल्यू है मेरे पास, कितनी वैल्यू है इसकी, ये थी ना 0.72, ये कितना था 0.60 प्लस इसको x कह दें, वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन, हो जाके माइनस हो जाएगा, तो वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन कितना था 0.12 जॉल, ये है मेरे पास, वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन है। ओके, वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन किसके इक्वल होता है, फ्रिक्शन इनटू डिस्टेंस, फ्रिक्शन इनटू डिस्टेंस हाइट के इक्वल है। तो वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन कितना है 0.12, हाइट कितनी जा रहा है 3.1, 3.05 था बस, 3.0506 था ये, आप 3.06 यूज करें यहाँ पे इनटू हाइट, हाइट की वैल्यू कितनी है, हाइट आ गई, फ्रिक्शन, फ्रिक्शन की वैल्यू फ्रिक्शन ये एफ लिख देते हैं, तो ये आके डिवाइड हो जाएगा। तो वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन है आपके पास 0.12 डिवाइडेड बाय 3.06, एवरेज फ्रिक्शनल फोर्स इज 0.039 न्यूटन, 0.039 न्यूटन एवरेज फ्रिक्शनल फोर्स। ठीक है जनाब, मुश्किल नहीं है ना। When there is air, the ball takes time t to move from A to B. State and explain whether the time for the ball to move from A to B will be more than, less than or equal to when there is no air friction. Okay, good question. ये बॉल सपोज करें ऊपर फेंकते हैं, कितनी स्पीड से, 30 मीटर पर सेकंड से। जब नो एयर है और जब इन एयर है, देखते हैं 30 मीटर पर सेकंड से सपोज कर रहा हूं मैं, अब एयर में फेंक रहे हैं, जब ये ऊपर जा रहा है इट रीचेस हेयर, यहाँ पे इट रीचेस हेयर, तो इधर क्या है और इधर क्या है, जरा गौर से देखें बेटा, यहाँ पे एक ही फोर्स एक्ट कर रही है, वेट, एयर, एयर नहीं है ना, यहाँ पे क्या एक्ट कर रहा है, वेट प्लस एयर रेजिस्टेंस, दोनों एक्ट कर रही है। अच्छा, अब यहाँ पे क्या है, रिजल्टेंट फोर्स वेट के इक्वल है, हियर रिजल्टेंट फोर्स इज इक्वल टू वेट, यहाँ पे क्या है, रिजल्टेंट फोर्स वेट प्लस एयर रेजिस्टेंस, वेट भी नीचे एक्ट कर रहा है प्लस एयर रेजिस्टेंस। अब बताओ इन दोनों में ज्यादा कौन सी रिजल्टेंट फोर्स है, ये रिजल्टेंट फोर्स क्या है, लेस, ये रिजल्टेंट फोर्स क्या है, मोर। अच्छा, हमें पता है रिजल्टेंट फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सेलरेशन, जब फोर्स लेस है तो एक्सेलरेशन लेस है, जब फोर्स ज़्यादा है तो डिसेलरेशन ज़्यादा है। सपोज कर लें इसका डिसेलरेशन कितना है, इसका डिसेलरेशन है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और इस पर रिजल्टेंट फोर्स ज़्यादा है, इसका डिसेलरेशन है 15 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, माइनस आएगा सर। अच्छा भाई देखो ना, इस पे रिजल्टेंट फोर्स खाली वेट के इक्वल है, इस पे रिजल्टेंट फोर्स वेट प्लस एयर रेजिस्टेंस है, तो अगर इसका एक्सेलरेशन कम है 10 है और इसका एक्सेलरेशन 15 है, तो ये कितने सेकंड में रुकेगा, अभी 30 है ना, तो 1 सेकंड के बाद स्पीड 20, 2 के बाद 10, 3 के बाद 0 हो जाएगी। ये क्या होगा, 1 सेकंड के बाद, 2 सेकंड के बाद और 3 सेकंड के बाद। नजर आ भी रहा है साइड, उसकी स्पीड 3 सेकंड के बाद 0 होगी, यहाँ पे 3 सेकंड में मैक्सिमम हाइट पे पहुंचेगा। एक्सेलरेशन 10 था, यहाँ पे एक्सेलरेशन 15 है, तो अभी इसकी स्पीड 30 है ना, तो 1 सेकंड के बाद 15 कम होगी, 15 रह जाएगी, फिर 1 सेकंड के बाद होगा और 2 सेकंड के बाद 0 हो जाएगी। तो ये ऊपर जाने में 3 सेकंड ले रहा है, ये ऊपर जाने में 2 सेकंड ले रहा है, तो एयर में वो जल्दी ऊपर पहुंचेगा। एयर में अपोजिंग फोर्सेस ज़्यादा हैं, यहाँ पे अपोजिंग, विदाउट एयर अपोजिंग फोर्सेस, जब ये ऊपर जा रहा है तो ओनली वेट, जब इन एयर ऊपर जा रहा है तो वेट प्लस एयर फ्रिक्शन, ये दोनों ज़्यादा हैं। जब रिजल्टेंट फोर्स ज़्यादा है तो डिसेलरेशन ज़्यादा है, डिसेलरेशन ज़्यादा है तो उसकी स्पीड जल्दी 0 हो जाएगी। तो यहाँ पे क्या करेगा, एयर में व्हेन देयर इज एयर द बॉल टेक्स टाइम t, एयर में जाने में t टाइम लेगा। और स्टेट एंड एक्सप्लेन वेदर द ए टू मूव मैक्सिमम हाइट विल मोर देन लेस देन इफ देयर इज नो एयर फ्रिक्शन। नो एयर फ्रिक्शन, तो यहाँ पे टाइम क्या लेगा, इट विल टेक मोर टाइम टू रीच, ऊपर जाने में मोर टाइम लेगा। इसकी एक्सप्लेनेशन यही है कि इनसाइड एयर गिरते हैं तो रिजल्टेंट फोर्स ज़्यादा है, डिसेलरेशन ज़्यादा है, वो जल्दी उसकी स्पीड 0 हो जाती है, कम टाइम में स्पीड 0 हो जाती है। स्पीड 0 होगी तो मैक्सिमम हाइट पे पहुंच गया, यहाँ पे ज़्यादा टाइम में स्पीड 0 होती है। इसका मतलब ये हुआ कि इट विल टेक लॉन्गर, विदाउट एयर ये लॉन्गर, इन एयर शॉर्टर ऊपर जाने में। ठीक है, सोचेंगे तो समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा,
Question number 4. A rigid plank is used to make a ramp between 2 points, horizontal level, between 2 different horizontal levels of ground as shown in figure 4.1. ठीक है, ये पॉइंट है, बी पॉइंट है और ये कुछ फोर्सेस लग रही हैं. एट पॉइंट ए एट वन एंड ऑफ द प्लैंक रेस्ट ऑन द लोअर सरफेस, ये लोअर सरफेस है. अ फोर्स एक्ट्स ऑन इट परपेंडिकुलर टू द प्लैंक. अ फोर्स एक्ट्स ऑन इट एंड इज परपेंडिकुलर टू द प्लैंक एट पॉइंट बी. और यहाँ पे एक फोर्स एक्ट कर रही है बी पॉइंट पे. द प्लैंक इज हेल्ड इन इक्विलिब्रियम बाय द रोप दैट इज कनेक्टेड टू पॉइंट डी. ये रोप है और डी पॉइंट पे कनेक्टेड है. द प्लैंक हैज वेट दैट मे बी कंसिडर्ड टू एक्ट फ्रॉम द सेंटर ऑफ ग्रेविटी. उसका वेट है 96 न्यूटन, वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी से एक्ट कर रहा है. द रोप इज परपेंडिकुलर टू द प्लैंक ऑब्वियसली, ठीक है, नजर आ रही है. और फिर टेंशन टी है. द प्लैंक इज एट एन एंगल 38 डिग्री टू द वर्टिकल. ओके, वर्टिकल पे फोर्सेस नजर आ रही हैं. अच्छा, क्या कहता है? द फोर्सेस एंड द डिस्टेंसेस आर शोन इन फिगर दिस. डिस्टेंसेस आपको नजर आ रहे हैं. शो दैट द कंपोनेंट ऑफ वेट इज परपेंडिकुलर टू द प्लैंक इज 59. पहले इसके वेट के कंपोनेंट बनाने हैं. वेट के कंपोनेंट परपेंडिकुलर टू द प्लेन. सबसे पहले क्या कहते हैं? एक्सिस बनाते हैं. ये एक परपेंडिकुलर एक्सिस बन गया, एक ही एक्सिस बन गया. वेट के कंपोनेंट बना रहा हूं. एक कंपोनेंट यूं एक्ट करेगा, एक कंपोनेंट यूं एक्ट करेगा. ये क्या हो जाएगा? 96 sin 38 और ये क्या हो जाएगा? 96 cos 38. गलत कर दिया. ये cos आएगा. ओके, सॉरी, रॉन्ग, ये गलत कर दी मैंने. ये वाला एंगल यूज़ कर रहे हैं जनाब. आप कहते जब कंपोनेंट बनाते हैं तो ये बेस है, ये इस पे ये वाला एंगल, मैं प्लैंक वाला एंगल यूज़ नहीं कर रहा, ये एंगल यूज़ कर रहा हूँ. ये हो जाएगा 96 cos 38 और ये हो जाएगा 96 sin 38. आप कहेंगे सर आपने तो बताया था द कंपोनेंट ऑफ वेट अलोंग द स्लोप mg sin थीटा होता है. वो थीटा ये होता है बेटा, वो ये वाला एंगल यूज़ करते हैं. उस पर थीटा ये यूज़ करें. अब ये एंगल यूज़ नहीं करें, ये एंगल यूज़ करें. तो 96 cos 38, 96 sin 38. तो अब जब सॉल्व करेंगे तो 59 ही होगा, कंफर्म है. परपेंडिकुलर कंपोनेंट, इसका आंसर 59 आ जाएगा. ठीक है जनाब, इसकी वैल्यू आ गई. आगे क्या कहता है? बाय टेकिंग मोमेंट्स अबाउट ए कैलकुलेट टेंशन. टेंशन निकालनी है. टेकिंग मोमेंट्स अबाउट ए टेंशन निकालनी है. ओके, एक अबाउट मोमेंट लेनी है और टेंशन निकालनी है. ठीक है जी, सॉल्व करते हैं इसको. इसको ज़रा मिटा दो, इसकी ज़रूरत नहीं है. इसको पिवट लिया. हमारे स्टेप्स क्या होते हैं? ऑल पाकिस्तानीज डिनाई टेररिज्म एक्सट्रीमली. ए फॉर एरोस, P for pivot, D for distance, T for type, E for equation. Arrows given है आपको, pivot ये भी given है. ये दो स्टेप हो गए. All Pakistanis deny terrorism extremely. Arrows भी given है, pivot भी given है. Distance of each force from the pivot. अब वेट का काम खत्म, इसके कंपोनेंट बना लिए हैं. तो इस फोर्स का कितना डिस्टेंस है? 9 न्यूटन का. यहाँ से लेके यहाँ तक कितना डिस्टेंस है? 1.5 प्लस, बस ये यहाँ से लेके यहाँ तक 1.5 ही है. कितना डिस्टेंस है? 1.5. ब्रैकेट में लिख लिया डिस्टेंस. और ये कैसे घुमाना चाह रहा है? पिवट वाली जगह से पेन को पकड़ लें, फोर्स की डायरेक्शन में यूं करें. तो कैसे घुमाना चाह रहा है? यूं, एंटी क्लॉकवाइज. अच्छा, उसके बाद टेंशन टी. इसका यहाँ से लेके यहाँ तक कितना डिस्टेंस? ये भी एंटी क्लॉकवाइज घुमाना चाह रही है. कितना डिस्टेंस है? 1.5 प्लस 0.3, 1.8 डिस्टेंस है. और ये भी एंटी क्लॉकवाइज घुमाना चाह रही है. तीसरा, ये फोर्स है, ये यूं एक्ट कर रही है, यूं घुमाना चाह रही है क्लॉकवाइज. कितना डिस्टेंस है? 1.5 प्लस 0.3 प्लस 1.1, 1.8 प्लस 1.1, 2.9. ये 2.9 बन रहा है. ये डिस्टेंस कितना बन रहा है? 2.9. ब्रैकेट में लिख दिया. ये क्लॉकवाइज है. अब चूंकि बॉडी इक्विलिब्रियम में है, सम ऑफ क्लॉकवाइज मोमेंट इज इक्वल टू सम ऑफ एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट. तो ये हो जाएगा टेंशन इंटू 1.8 प्लस 59 इंटू 1.5 is equal to 45 into 2.9.
सॉल्व करते हैं तो टेंशन आ जाएगी बेटा। ओके, कैलकुलेटर ले रहा हूँ। 45 मल्टीप्लाई बाय 2.9 माइनस 59 multiplied by 1.5, it gives 42 divided by 1.8, 23। टेंशन आ गई 23 न्यूटन्स, ऑलमोस्ट 23.3333 न्यूटन आ रही है। आंसर चेक कर लीजिएगा, मेथड यही है, मैं जल्दी जल्दी कर रहा हूँ। अच्छा भाई, टेंशन की वैल्यू आ गई 23 न्यूटन्स, यही करना था, खत्म हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा आगे कहते हैं जी, माइक्रोवेव विद द सेम वेवलेंथ एंड एम्पलीट्यूड आर एमिटेड इन फेज फ्रॉम टू सोर्सेज। माइक्रोवेव्स आ रही हैं एक्स एंड वाई। ओके, अ माइक्रोवेव डिटेक्टर इज मूव्ड अलोंग द पाथ पैरेलल टू द लाइन ज्वाइनिंग, और माइक्रोवेव डिटेक्टर यहाँ पे यूज किया, मूव किया। एन इंटरफेरेंस पैटर्न इज डिटेक्टेड। A central intensity maximum is located at A, central maximum यहाँ पे बन रहा है, यहाँ पे पाथ डिफरेंस 0 होगा। एंड द एडजस्टेंट मिनिमा एट पॉइंट बी, यहाँ पे मिनिमा बन रहा है, मतलब यहाँ पे तो मैक्सिमम बन रहा है ना, और यहाँ पे फर्स्ट एडजस्टेंट मिनिमा, यहाँ से लेके यहाँ तक तो पाथ डिफरेंस 0 है ना, लेकिन बी पॉइंट तक पाथ डिफरेंस क्या है, यहाँ तक पाथ डिफरेंस क्या है, एक्स बी माइनस वाई बी किसके इक्वल होता है, लैम्डा बाई 2, फर्स्ट डार्क फ्रिंज बन रहा है। अच्छा, द माइक्रोवेव हैज वेवलेंथ दिस मच, कैलकुलेट फ्रीक्वेंसी। आपको वेवलेंथ गिवन है, फ्रीक्वेंसी निकालनी है। फार्मूला क्या होता है, सी इज इक्वल टू एफ लैम्डा, स्पीड ऑफ लाइट। माइक्रोवेव की स्पीड होती है स्पीड ऑफ लाइट 3 इंटू 10⁸। एफ निकालने हैं, लैम्डा कितने हैं 0.040, 3 डिवाइडेड बाई 0.40, 3 डिवाइडेड बाई 0.04, 75, 7.5 इंटू 10⁹। फ्रीक्वेंसी आ रही है 7.5 इंटू 10⁹ हर्ट्ज। वो कह रहे गीगा हर्ट्ज में बताएं, तो 10⁹ जो होता है ये गीगा होता है। 7.5 10⁹ की जगह क्या लिख रहे गीगा हर्ट्ज। 7.5 गीगा हर्ट्ज, V इज इक्वल टू एफ लैम्डा लग गया। आगे क्या कहते हैं, द वेव्स अराइविंग एट बी डिटरमिन द पाथ डिफरेंस। बी पे पाथ डिफरेंस बताना है। पार्ट डिफरेंस डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रही है, जब डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होती है तो पार्ट डिफरेंस क्या होता है, फर्स्ट डार पे लैम्डा बाई 2, फिर 3 लैम्डा बाई 2, फिर 5 लैम्डा बाई 2, और मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाई 2, तो लैम्डा बाई 2 आ जाएगा। अच्छा आगे कहते हैं द फेज डिफरेंस। फेज डिफरेंस कितना होता है आपको पता है, लैम्डा कितनी फेज के इक्वल होता है, इसको फेज में चेंज कर लो। लैम्डा होता है 2 पाई, लैम्डा कितनी फेज के इक्वल होता है 2 पाई ओवर 2, तो फेज डिफरेंस हो जाएगा पाई, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई। फेज डिफरेंस इज पाई, ठीक है। फेज डिफरेंस आ गया बेटा पाई। अभी मुझे रेज करना पड़ रहा है, आसान, अभी तक तो आसान था, कोई मुश्किल पार्ट आया नहीं। पाई में तो 1 पाई रेडियन में नहीं डिग्री में कह रहा है, तो फिर आप क्या लिखेंगे 180 डिग्रीज। द एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव्स फ्रॉम द सोर्स आर चेंज्ड, पहले सेम एम्पलीट्यूड था ना। अ चेंज इन एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव अराइविंग एट ए, at this point the amplitude of wave arriving from x is doubled and the amplitude of wave arriving from the source is also doubled। ये समझ में आया। the amplitude of wave from sources are changed। sources बना लेते हैं यहाँ पे, ये 2 sources थे, एक x था और एक y था, यहाँ पे पॉइंट था, एक a पॉइंट था और मेरे ख्याल से b पॉइंट था, ऐसे कुछ था, ये sources हैं। the amplitude of waves from the sources are changed, this causes a change in amplitude of waves arriving at A। okay, अब जब A पे पहुंचेगी तो यहाँ पे एम्पलीट्यूड चेंज हो जाएगा। at this point the amplitude of wave arriving from source X is doubled। source X से जो वेव आ रही है उसका एम्पलीट्यूड डबल हो गया, ओके। and amplitude of wave arriving from source Y is also double, दोनों का डबल हो गया। describe the effect if any on the intensity of central maxima। पहले कितना था, पहले सपोज दोनों का एम्पलीट्यूड था a प्लस a, दोनों का एम्पलीट्यूड पहुंच रहा था 2a। a पॉइंट की बात कर रहा हूँ ना, a पॉइंट पे इधर चेक करने दो, a पॉइंट कौन सा वाला है, कंस्ट्रक्टिव वाला ही है ना, ये कंस्ट्रक्टिव वाला ही। पहले क्या था, यहाँ जो वेव पहुंच रही थी वो a एम्पलीट्यूड की थी और इसके कॉरस्पॉन्डिंग इंटेंसिटी कितनी थी, i थी।
आपको पता है इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? इंटेंसिटी होता है एम्पलीट्यूड स्क्वायर। ओके, अब क्या हुआ, अब दोनों का एम्पलीट्यूड, एक का 2a है तो दूसरे का भी 2a है, और दोनों ऐड होके क्या बन जाएगा 4a। जब ये 2 से मल्टीप्लाई होगी, आपको पता है जब एम्पलीट्यूड किससे मल्टीप्लाई होगा, मल्टीप्लाई बाय 2 होगा, तो ये मल्टीप्लाई बाय 4 हो जाएगा ना इंटेंसिटी, प्रोपोर्शन कर ले। ये अगर मल्टीप्लाई बाय 2 होगी तो ये किससे होगा, मल्टीप्लाई बाय 2 स्क्वायर, 4 टाइम्स। तो आप बोलोगे इंटेंसिटी विल बिकम 4 टाइम्स, इंटेंसिटी 4 टाइम्स हो जाएगी। Describe the effect, if any, on the positions of the central intensity maxima and adjacent minima due to the following changes separately. अब बताएं, आपने बताना है इस पर क्या फ़र्क पड़ेगा। सेपरेट चेंजेस करें। द सेपरेशन ऑफ एक्स एंड वाई इज इंक्रीज्ड। एक्स एंड वाई के दरमियान डिस्टेंस क्या होता है, ए होता है ना, हमारा फॉर्मूला क्या होता है, एक्स इज इक्वल टू लैम्डा डी ओवर ए। ये सेपरेशन बढ़ा रहे हैं तो एक्स क्या हो जाएगा, कम, करीब आ जाएंगे वो। द सेपरेशन ऑफ द एक्स एंड वाई इज इंक्रीज्ड। Describe the position of the central maxima and adjacent minima. They will come closer. X कम हो जाएगा, फिर separation कम हो जाएगी, they will come closer. The phase difference emitted by the sources x and y changes to 180 degree. अब आपने क्या किया, दोनों सोर्सेज पहले इन फेज वेव्स आ रही थी, इन फेज वेव्स आ रही थी। इसका क्रस्ट था तो इसका भी क्रस्ट था, इसका ट्रफ था तो इसका भी ट्रफ था। अब ऑपोजिट कर दिया, अब इन दोनों में फेज डिफरेंस हो गया, ये क्रस्ट पैदा कर रहा है तो ये ट्रफ पैदा कर रहा है। द फेज डिफरेंस बिटवीन द वेव्स इमिटेड बाय द सोर्सेज चेंजेस टू 180 डिग्री। अगर आप इनका फेज डिफरेंस चेंज करेंगे तो क्या होगा, व्हाट इफेक्ट ऑन द पोजीशन ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा। इनकी पोजीशंस को तो कुछ नहीं होगा, लेकिन ये क्या हो जाएगा, बनेगा तो वही। अब ए पे होगा डार्क एरिया, यहाँ पे मिनिमा मिलेगा और यहाँ पे मैक्सिमा मिलेगा, पोजीशन इंटरचेंज हो जाएगी। बेटा देखो, पहले इसका भी क्रस्ट पहुंच रहा था, इसका भी क्रस्ट पहुंच रहा था, दोनों इन फेज थे ना, तो सेंटर पे दोनों के इकट्ठे एक ही चीज पहुंचती थी, तो यहाँ पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होती थी। अब एक क्रस्ट प्रोड्यूस कर रहा है और एक ट्रफ प्रोड्यूस कर रहा है, तो दरमियान में जब इस पोजीशन पे पहुंचेगा, इक्वी डिस्टेंट पॉइंट है, तो एक का क्रस्ट पहुंचेगा और एक का ट्रफ पहुंचेगा, तो यहाँ पे कैंसिलेशन हो जाएगी। अब यहाँ पे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी, और यहाँ पे क्या होगा, पहले एक का क्रस्ट पहुंचता था और एक का ट्रफ पहुंचता था, अब वो इधर ही डिफरेंस कॉम्पेंसेट हो गया। अब इसका क्रस्ट पहुंचेगा तो उसका, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे डिफरेंस कॉम्पेंसेट हो गया है, तो उसका भी क्रस्ट पहुंचेगा, तो अब यहाँ पे कंस्ट्रक्टिव तो होगी, तो बी पे मैक्सिमम मिलेगा और ए पे मिनिमा मिलेगा। जब फेज डिफरेंस 180 का हो जाता है ना सोर्सेज में, तो पोजीशन इंटरचेंज हो जाती है, हमने याद भी किया हुआ था इसका, तो ये बता देंगे आप, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6. A network of 3 resistors R1, R2 and R3 are shown in figure 6.1. The individual currents of I1, I2 and I3. The total current in the combination is I. The potential difference across is V. Show that the, एक मिनट, okay. Current given है, total current I है, and potential difference across the combination is V. Show that the combined resistance is given by, ये डेराइव करना है फार्मूला, ये अपने फार्मूला डेराइव करना है। तो हमें पता है हमारा जो टोटल करंट है, करंट कंजर्व है ना, लिखेंगे करंट इज कंजर्व, तो I1 प्लस I2 प्लस I3। I किसके इक्वल होता है, V ओवर R। ये क्या हो जाएगा, V ओवर R1 प्लस V ओवर R2 प्लस V ओवर R3। सारे V कॉमन लेके कैंसिल कर दें, ये रह जाएगा 1 ओवर R, यहाँ पे V कॉमन लेंगे तो 1 ओवर R1 प्लस 1 ओवर R2 प्लस 1 ओवर R3, वी से कैंसिल हो गया, तो ये आ जाएगा, प्रूफ हो जाएगा। साथ कहानियाँ भी लिख देंगे, चार्ज कंजर्व है इसलिए ऐसा होगा। आगे कहता है, अ बैटरी ऑफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स 8 वोल्ट एंड इंटरनल रेजिस्टेंस R इज कनेक्टेड टू द रेजिस्टर्स X, Y एंड Z। ओके, 3 रेजिस्टर X एंड Y एंड Z, इंटरनल रेजिस्टर्स भी है, इस पे करंट इतना फ्लो कर रहा है, इस पे करंट इतना फ्लो कर रहा है। बताओ ये आइडेंटिकल रेजिस्टर्स हैं? बिल्कुल आइडेंटिकल नहीं है। आइडेंटिकल होते तो ये R होता, ये भी R होता, ये भी R होता, तो इसकी ब्रांच की रेजिस्टेंस 2R हो जाती और इसकी R हो जाती, तो फिर यहाँ पे करंट आधा होना चाहिए था। यहाँ पे करंट डबल रेजिस्टेंस है तो इसका करंट आधा नहीं है, इधर करंट ज़्यादा है, बल्कि इसका मतलब इन दोनों की कंबाइंड रेजिस्टेंस, इन दोनों की कंबाइंड रेजिस्टेंस Y से कम है। अच्छा ऐसे ही पूछ रहा हूँ मैं, एग्जामिनर क्या पूछता है वो देखते हैं, क्या कहता है जी। Y की रेजिस्टेंस 16 है, द करंट इन X इज 0.49 एंड करंट इन Y इज 0.45। कैलकुलेट करंट इन द बैटरी। करंट इन द बैटरी, बैटरी में आपको पता है ना टोटल करंट गुजरेगा, 0.49 यहाँ से आ रहा है, 0.45 यहाँ से आ रहा है,
ये दोनों आके ऐड हो जाएंगे तो हो जाएगा 0.94 एम्पेयर। इन दोनों को प्लस कर लें, दिस प्लस दिस, 0.94 एम्पेयर बैटरी का करंट आ गया। अगला पार्ट, ओके, बैटरी का करंट आ गया। द इंटरनल रेजिस्टेंस आर ऑफ द बैटरी, इंटरनल रेजिस्टेंस आर ऑफ द बैटरी निकालनी है, बैटरी की इंटरनल रेजिस्टेंस निकालनी है। ओके ओके, अच्छा भाई, अब हमें क्या पता है, बैटरी की इंटरनल रेजिस्टेंस निकालनी है, ठीक है जी बेटा। अब इसकी इंटरनल रेजिस्टेंस कैसे आएगी, अगर आप इसको आपको वोल्टेज पता होगी और करंट पता होगा। मुझे करंट तो पता है, इसमें से टोटल करंट पास हो रहा है, इतना करंट पास हो रहा है, इसको वोल्टेज कितनी मिल रही है वो चेक करना पड़ेगा। बैटरी का ईएमएफ 8 वोल्ट है ना, अच्छा चेक करते हैं इनको कितनी वोल्टेज मिल रही है। जितनी ऊपर वाले को वोल्टेज मिलेगी उतनी नीचे, पैरेलल है, वोल्टेज सेम है, तो इसकी दोनों चीज़ें पता है, इसकी वोल्टेज निकाल लें। नीचे वाले की वोल्टेज निकाल रहा हूँ, वोल्टेज नीचे वाले की V इज इक्वल टू IR, 0.45 इंटू 16 सॉल्व करते हैं, 0.45 मल्टीप्लाई बाय 16, 7.2 वोल्ट। बेटा ये 7.2 वोल्ट है, 7.2 वोल्ट यहाँ भी है, तो इनको भी कितनी मिल रही होगी 7.2, पैरेलल में वोल्टेज सेम होती है, मतलब ये एक्सटर्नल सर्किट को कितनी वोल्टेज मिल रही है 7.2। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस एक्सटर्नल सर्किट 7.2 है। ईएमएफ कितना है 8, ईएमएफ कितना है 8, एक्सटर्नल सर्किट को कितनी मिल रही है, एक्सटर्नल सर्किट को मिल रही है 7.2, तो 8 में से 7.2 माइनस कर लें तो बाकी इंटरनल ड्रॉप हो रही है, इसको मिल रही है 0.8 वोल्ट, इसको 0.8 वोल्ट मिल रही है। बेटा टोटल ईएमएफ 8 है, ये ईएमएफ गिवन होता है ना, बैटरी का ईएमएफ 8 है, लेकिन ये बाहर वोल्टेज दे कितनी रही है, मैंने नीचे वाली ब्रांच की निकाली, जितनी नीचे वाली ब्रांच की उतनी ऊपर वाली ब्रांच की, पैरेलल में वोल्टेज सेम होती है, इसकी दोनों चीज़ें मालूम थी। 7.2 वोल्ट इसको मिल रही है, मतलब बाहर 7.2 मिल रही है। ओके, तो 8 में से 7.2 माइनस करते 0.8 आ गया। अब इसकी दोनों चीज़ें पता है, 0.8 ओवर 0.94 करंट पता है, तो इंटरनल रेजिस्टेंस आ जाएगी 0.8 डिवाइडेड बाय 0.94, इट गिव्स 0.85 ओम्स, 0.85 ओम्स इंटरनल रेजिस्टेंस आ गई, 0.85 ओम्स, 0.85 ओम्स, ठीक है 0.85 ओम्स। ओके, आगे कहते हैं the wires X and Y are made up the wire of the same material and cross section area. The average drift speed of X is this much. Calculate the average drift speed on Y. X and Y are wire of the same material and cross sectional area. Material भी same है और cross sectional area भी same है. The average drift speed of the free electron is this much. Calculate the average drift speed in Y. X और Y कौन से वाले हैं? Same material के बने हुए same area है. ओके, सेम मटेरियल के बने हुए सेम एरिया, एक्स एंड वाई। एक की ड्रिफ्ट स्पीड गिवन है, दूसरे की निकालनी है। किसकी गिवन है आपको? एवरेज ड्रिफ्ट स्पीड ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इन एक्स इज 2.1 इंटू 10 पावर -4। यहाँ पे है 2.1 इंटू 10 पावर -4 मीटर पर सेकेंड ही होगी, मेरे ख्याल से यही है। अच्छा, अब क्या करना है आपने? इसकी ड्रिफ्ट स्पीड निकालनी है। ओके, ड्रिफ्ट स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? I इज इक्वल टू NAVE, V इज इक्वल टू I ओवर NAE। अच्छा, मटेरियल सेम है तो N तो दोनों में सेम है, N दोनों में सेम है, चार्ज दोनों का सेम है, एरिया भी दोनों का सेम है, तो ड्रिफ्ट स्पीड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। ड्रिफ्ट स्पीड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। तो अब क्या करेंगे? करंट का डायरेक्टली प्रोपोर्शन है ना, तो V1 ओवर I1 इज इक्वल टू V2 ओवर I2। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो लिख सकते हैं। इसकी स्पीड है 2.1 और I1 कितना है? 0.49, और 10 पावर -4 तो आएगा ही आएगा ना,
इसकी स्पीड v2 निकालनी है और करंट कितना है 0.45। सॉल्व करेंगे तो बेटा v2 की वैल्यू आ जाएगी आपके पास। एक तो ये अप्रोच है। सेकेंड अप्रोच ये है कि हम इसको लगा सकते हैं कंपैरिजन मेथड। एक वायर को 1 कह दें x वाली और y को, इसके अंदर करंट कितना है I1 कितना है 0.49, इसमें I2 कितना है 0.45, ठीक है, कंपैरिजन मेथड। इसका एरिया 1 कितना है A, इसका एरिया 2 कितना है A, इसका नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, नंबर डेंसिटी कितनी है N, इसकी नंबर डेंसिटी कितनी है N, दोनों के सेम है। और क्या पता है, एक और चीज़ पता है, करंट का पता है, और क्या निकालना था, हाँ V1 कितनी है 2.1 और इसकी स्पीड कितनी है। तो जो चीज़ कॉमन है उसको इक्वेट कर लें। यहाँ पे कॉमन क्या है, दोनों में एरिया कॉमन है या ड्रिफ्ट स्पीड कॉमन है, n को सब्जेक्ट बनाए ना, तो n किसके इक्वल है, n इज इक्वल टू I ओवर AVE। तो हम लिख सकते हैं ना n1 इज इक्वल टू n2। तो सॉल्व करेंगे तो फिर वही चीज़ आ जाएगी। रेशियो मेथड से कर सकते हैं, सिंपल रेशियो मेथड से भी कर सकते हैं, ठीक है जनाब। सो कहते हैं रेजिस्टर Z इज इन फिगर 6.2 इज रिप्लेस्ड बाय न्यू रेजिस्टर ऑफ स्मॉलर रेजिस्टेंस। Z को स्मॉलर रेजिस्टेंस से रिप्लेस कर दिया। स्टेट एंड एक्सप्लेन इफ एनी ऑन द टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द बैटरी। Z की रेजिस्टेंस को कम कर दिया, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस को क्या होगा। ओके बेटा, इसकी रेजिस्टेंस को कम कर दिया तो आपकी टोटल एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कम हो गई है। टोटल एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कम हो गई है। टोटल एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कम हो गई है। जब टोटल एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कम हो गई है, टोटल एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कम हो गई है, तो यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस भी कम हो जाएगा, टर्मिनल पीडी कम हो जाएगा। वो तो कांस्टेंट है ना। देखो अब ऐसे करो कि टोटल इसकी रेजिस्टेंस, किसी एक की भी रेजिस्टेंस कम होगी तो टोटल रेजिस्टेंस कम हो जाएगी। जब टोटल रेजिस्टेंस कम हो जाएगी तो टोटल करंट सर्किट का बढ़ जाएगा। और इसका क्या होगा, आपको पता है V इज इक्वल टू आई आर है ना, इसकी रेजिस्टेंस तो कांस्टेंट है ना, तो V I के प्रोपोर्शनल है। जब I बढ़ रहा है तो यहाँ पे वोल्टेज, इंटरनल वोल्टेज बढ़ जाएगी। जब इंटरनल वोल्टेज बढ़ जाएगी तो एक्सटर्नल कम हो जाएगी। तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस एक्सटर्नल, ये जो यहाँ पे वोल्ट मीटर लगा हुआ है ना, ये एक्सटर्नल सर्किट की वोल्टेज बता रहा होता है ना। जब बैटरी करंट दे रही होती है तो ये वोल्ट मीटर एक्सटर्नल सर्किट की वोल्टेज बता रहा होता है। तो क्या हो जाएगा, क्योंकि इंटरनल वोल्टेज ज़्यादा हो जाएगी, इंटरनल वोल्टेज क्यों ज़्यादा हो जाएगी, क्योंकि करंट ज़्यादा पास होगा इसमें, और इसकी रेजिस्टेंस कांस्टेंट है, V I के प्रोपोर्शनल है। जब करंट ज़्यादा है तो वोल्टेज ज़्यादा है, जब अंदर वोल्टेज ज़्यादा होगी तो बाहर के लिए कम बचेगी। एक अप्रोच। दूसरी अप्रोच क्या है, जब इसकी रेजिस्टेंस कम हो जाएगी तो टोटल रेजिस्टेंस कम हो जाएगी। इनकी रेशियो आपस में, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, टोटल एक्सटर्नल रेजिस्टेंस और इंटरनल रेजिस्टेंस की रेशियो चेंज हो जाएगी। तो यहाँ पे रेजिस्टेंस कम होने से यहाँ पे वोल्टेज कम मिलेगी, तो टर्मिनल PD विल डिक्रीज। दोनों को एक्सप्लेन कर देंगे दोनों तरीकों से। लास्ट क्वेश्चन आज के लिए, state a similarity and a difference between up quark and up anti quark। up quark क्या होता है, up quark पे चार्ज कितना होता है, +2/3e, और एंटी अप क्वार्क पे चार्ज कितना होता है, एंटी क्वार्क। अप एंटी क्वार्क पे चार्ज कितना होगा, -2/3e। तो चार्ज की वैल्यू सेम है लेकिन साइन डिफरेंट है। चार्ज की वैल्यू सेम है लेकिन साइन डिफरेंट है, ठीक है। तो अप क्वार्क पे चार्ज पॉजिटिव है, डाउन क्वार्क पे चार्ज नेगेटिव है, दोनों पे चार्ज की मैग्नीट्यूड सेम है। फिगर 7.1 shows an electron in an electric field in a vacuum and it's an instant when the electron is stationary। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, इलेक्ट्रॉन रुका हुआ है। ऑन फिगर 7.1 draw an arrow to show the direction of electric force acting on stationary electron। इलेक्ट्रॉन पे फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगी, ओके। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन यूँ जा रही है ना, तो इलेक्ट्रॉन पे फोर्स इनके ऑपोजिट एक्ट करेगी, यूँ एक्ट करेगी। फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन ऑपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। द electric field causes an electron to move from its initial position। Describe and explain the acceleration of electron due to the field। अब आपने acceleration को explain करना है। देखो this is not uniform field। यहाँ पे field line दूर दूर है ना, यहाँ पे field weak है, यहाँ पे field weak है, weak।
जैसे जैसे यहाँ पे फील्ड स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइन डेंसर होती जा रही है, तो यहाँ पे फील्ड वीक है, जैसे जैसे इधर जाएगा तो क्या होता जाएगा, फील्ड स्ट्रेंथ, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ बढ़ती जाएगी, इलेक्ट्रॉन पे फोर्स बढ़ती जाएगी, फोर्स एक्सेलरेशन के प्रोपोर्शनल है तो एक्सेलरेशन बढ़ता जाएगा। तो जैसे इलेक्ट्रॉन इधर को जाएगा वो उसका एक्सेलरेशन इंक्रीज होता जाएगा, ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस करीब होती जा रही हैं। अच्छा नेक्स्ट कहते हैं जी, अ स्टेशनरी अल्फा पार्टिकल इज नाउ प्लेस्ड एट द सेम इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेम इनिशियल पोजीशन दैट ऑक्यूपाइड बाय इलेक्ट्रॉन। अब इलेक्ट्रॉन की जगह पे हमने क्या रख दिया है जनाब, अल्फा पार्टिकल रख दिया है। कंपेयर द इनिशियल इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन अल्फा पार्टिकल विद द इनिशियल इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन। फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है इलेक्ट्रिक फोर्स का, F इज इक्वल टू क्यू ई। चाहे इलेक्ट्रॉन था चाहे अल्फा पार्टिकल है, पोजीशन तो वही है तो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ तो वही है, तो फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू चार्ज। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है E, अल्फा पार्टिकल पे चार्ज कितना होता है 2 टाइम्स E। तो बेटा अल्फा पार्टिकल पे इलेक्ट्रिक फोर्स उसके मुकाबले में डबल होगी, 2 टाइम्स हो, ठीक है, हो गया ख़त्म, क्या और भी है? यस थैंक्स गॉड खुदम, ठीक है जी, थैंक यू स्टूडेंट्स।